हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अल्पना। हिंदी टीजीटी पीजीटी जो कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिंदी के। और टॉपिक नंबर सेकंड का ये 116वां क्वेश्चन है, 116। जो टॉपिक सेकंड है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उनमें से मैंने 115 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। और जितने भी वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट है, और आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो अपलोड है और आप वहाँ से रिवीजन करिए। ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं, तो आप देखना ना भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि रिवीजन के तौर पे मैं ये वीडियो डालती हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, बस अपना रिवीजन करिए। अपने जो आपका है कि आप कितना पढ़े हैं उसको आंकिए, अपना आकलन करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नाभादास, डी दलपत विजय। तो आंसर नंबर आपका सी सही है। नाभादास जो हैं वो आदिकाल के कवि नहीं हैं। थोड़ा व्याख्या है इसका, देखते हैं कि नाभादास भक्तिकाल सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टायाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। तो विकल्प में दिए गए जो अन्य कवि हैं आदिकाल के हैं, लेकिन नाभादास जो हैं वो भक्तिकाल के हैं। तो व्याख्या भी देखते चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया गया है एज इट इज वही पूछा जाए। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है जो हमें पूरा व्याख्या दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? ए सूरसागर, बी विद्यापति पदावली, सी बीजक, डी भ्रमर गीत। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, विद्यापति पदावली। चलिए थोड़ा व्याख्या देखते हैं कि पदावली आदिकाल की रचना है, जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरसागर, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्तिकाल की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? ए शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, आंसर नंबर आपका डी सही है, वीर। थोड़ा सा है जो व्याख्या समझना जरूरी है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। इस नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। दो, राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथा का काल ग्रंथों की जो है वो प्रधानता है। 119 क्वेश्चन है आपका कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? ए 10, बी 12, सी 16, डी 14। तो टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है, जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। इनमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यवली, दान वाक्यवली, दुर्गा भक्ति, तरंगड़ी, विभाग सार, वर्षकृत्य और गयापतन। गोरस विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 14 है। कभी कभी ये ग्रंथ दिए जाते हैं
जैसे 4 ऑप्शन है तो उनमें से 3 ग्रंथों के नाम दिए गए, एक कोई अलग दिया गया, तो ये रचनाएं भी आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर है 120 कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? ए पहाड़ी, बी मैथिली, सी अवधी, डी पिंगल। तो अभी हम ऊपर पढ़े कि आंसर नंबर आपका बी सही है, मैथिली में। क्वेश्चन नंबर 121 है कि विद्यापति कि कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो सुने होंगे, इसके पहले मैंने पढ़ा था। ए है कीर्तलता, बी है कीर्त पताका, सी पदावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनकी जो कीर्त पताका है वो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर है 122 कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? 4 ऑप्शन है। ए पदावली, बी कीर्ति पताका, सी कीर्तिलता, डी उपयुक्त में से सभी। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, पदावली। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि क्या लिखा है कि विद्यापति कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि नायक और नायिका कौन है, तो राधा और कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है। क्या है कि देसिल बौना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? देसिल बौना सब जन मिठा। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी कवि गंग। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया है, तो यह प्रसिद्ध उक्ति है विद्यापति की। प्रस्तुत उक्ति विद्यापति की है, जिसका अर्थ है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। मैथिल कोकिल विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? ए विद्यापति, बी सूरदास, सी नंददास, डी कुंभनदास। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, विद्यापति ने ओइन-वार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे। इनके गीतों के भाव, वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित होकर ओइन-वार कुल शिरोमणि महाराजा शिवसिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यापति को जयदेव की उपाधि से किसने विभूषित किया। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 125 है। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? ऊपर आपने पढ़ा विद्यापति को। क्वेश्चन नंबर 126 है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? ए राजा सिंह, बी नरसिंह, सी शिव सिंह, डी कीर्ति सिंह। तो ये आंसर पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था, जो कि कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ा विस्तृत में दिया गया है, आइए पढ़ते हैं कि विद्यापति मिश्रित निवासी थे। वैष्णव महाजन पदावली के संग्रहकार ने लिखा है, यह महाराज शिव सिंह के सभा पंडित थे। ठीक। विद्यापति की लिखी हुई पुस्तकों से पता चलता है कि उन्हें 5 उपाधियां प्राप्त थी: कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन तथा अभिनव जयदेव। जब दिल्ली के बादशाह महाराजा शिवसिंह को कैद कर अपनी राजधानी ले गए और उन्हें चिरकाल के लिए कारारुद्ध कर रखने का विचार किया, तो उस समय अपने स्वामी की दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर महाकवि विद्यापति भी दिल्ली पहुंचे और मादक रचनाओं से सम्राट को मुग्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 127 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? ए जलंधरप्राव, बी भरथरी, सी कन्हप्पा, डी चुंकर नाथ।
तो पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था। सी जो है वो सही है, कनहपा जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ए सरहपा, बी कुकिरिपा, सी सबरपा, डी गोपीचंद। तो आंसर नंबर आपका डी सही है, गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ए सिद्ध साहित्य से, बी रासो काव्य, सी नाथ साहित्य, डी जैन साहित्य। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, सिद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 130 है कि नाथ पंथ के प्रेरणता कौन थे? ए आदिनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी गोरखनाथ, डी चुड़करनाथ। तो ये आंसर आपका सही है, आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 86, बी 11, सी 84, डी 9। तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 132 है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? ए चपरटनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी गोरखनाथ, जी जलंधरनाथ। आंसर नंबर आपका बी और सी दोनों सही माना गया था, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो आंसर नंबर ए है आपका गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 134 है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएं। ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोपीचंद, सी चौरगीनाथ, डी चुंकरनाथ। तो आंसर नंबर आपका ए सही है, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कहीं कहीं मच्छंदरनाथ भी लिखा रहता है। 135 है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, डी ह का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो आंसर नंबर आपका डी सही है कि हठ योग का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है कि हठ योग का उपदेश किसने दिया था? ए गोरखनाथ, बी गौतम बुद्ध, सी कबीर, डी गुरु नानक। आंसर नंबर आपका ये सही है, हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। 137 है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ए वज्र, बी अग्नि, सी चित्र, डी ज्ञान। तो आंसर नंबर आपका ये सही है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र। क्वेश्चन नंबर आपका 138 है कि सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी औहट, डी संधा। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संधा। सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या साध्या कहा जाता है। संधा या साध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। संधा भाषा वस्तुतः अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 139 है और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए सिद्ध सामंत सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सी सिद्ध साहित्य की रचना चार्या पदों तथा दोहों में हुई है, डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो ये है कि नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना, कौन सा नहीं है? तो डी आपका नहीं है कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। उसके बाद टॉपिक आता है आपका जो कि भक्ति काल। तो भक्ति काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ आपको करवाए जाएंगे। तो ये भक्ति काल का जो टॉपिक है, मैं कल आपको ये वीडियो इस टॉपिक के बाद मिलेगा। इसका नंबर है, इसके बाद भक्ति काल है, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपने क्वेश्चन आंसर का जो रिवीजन करना चाहते हैं अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लग रहे हैं, रिवीजन आपका अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और दूसरी दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको पर डे वीडियो मिले। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको पर डे करवाए जाते हैं रिवीजन के तौर पे। और अगर आप अच्छे से एक बार याद कर लेते हो या रिवाइज कर लेते हो तो आपको कभी भूलेगा नहीं एग्ज़ाम तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तब हम याद कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रतिदिन अगर आप 25 से 30 40 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, याद है तो रिवीजन कर रहे हैं कंटिन्यू, तभी आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, वरना आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन अच्छा हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और लाइक कर दिया करिए, जिससे हमें हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।